आपदा के इतने दिनों बाद हम ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि टीआरपी की नौटंकी से इतर कुछ वो सामने लाएं जो वाकई प्रदेश की आम जनता को जानना जरूरी है। सरकार की गलत नीतियों के आलोचक होने के बाद भी ये बात मानने से भी हमें गुरेज नहीं कि अगर उत्तराखंड के अब तक के इतिहास में संवेदनशील मुख्यमंत्रियों का जिक्र हो तो उनमें 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें भले कई कमियां रही हों लेकिन संवेदनशीलता तो है ही। वजह भी बताएंगे क्यों, मगर उससे पहले धराली, उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव जहां ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग अब भी सहमे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स ने इसे क्लाउड बस्ट कहा, लेकिन जब वैज्ञानिक डेटा सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सवाल फिर उठे कि क्या ये वाकई प्राकृतिक आपदा थी या फिर विकास माफिया की मानव निर्मित त्रासदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धराली की तबाही के पीछे की वो असली वजह जो टीआरपी की दौड़ में भले पीछे रह जाए मगर है बेहद अहम। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की चेतावनी है। ये भी बताएंगे कि कैसे एसडीआरएफ ने फिर साबित किया कि वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी रहे जिन्होंने शर्मसार करके रख दिया। ध्यान रखिए, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा है, लिहाजा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सच आपके सामने आ सके। हर साल मानसून आता है, बारिश होती है और हर साल उत्तराखंड एक नई तबाही का गवाह बनता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक क्लाउड बस्ट नहीं था, ये उत्तराखंड की सरकारों का नीतिगत फेलियर भी है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे और इसका जिम्मेदार कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी सुरम्य वादियों, तीर्थ स्थलों और हिमालय की गोद में बसे स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये राज्य प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय लापरवाहियों के बीच पिसता चला जा रहा है। हर साल मानसून की आफत के साथ ही उत्तराखंड तबाही की एक नई कहानी लिखता है। इस वर्ष उत्तरकाशी के धराली गांव और सुक्खू टॉप में जो भयानक दृश्य देखने को मिले उसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये महज प्रकृति की मार है या हमने स्वयं ही अपने विनाश की नींव रख दी है। धराली में हुई त्रासदी केवल कुछ घरों या होटलों के बह जाने की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता, पर्यावरणीय लापरवाही और अदूरदर्शी विकास मॉडल की पोल खोलती है। आइए इस आपदा के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। हर साल की तरह इस बार भी तूफानी मानसून आया और उत्तराखंड को भारी तबाही का नासूर देकर चला गया। उत्तरकाशी के धराली, सुक्खू टॉप और सेना का एक कैंप भीषण तबाही में जमींदोज हो गया। लेकिन सबसे भीषण मंजर धराली का देखने को मिला, जहां मलबे ने घरों के साथ पूरे बाजार को अपनी चपेट में लेकर जमींदोज कर दिया। धराली की संकरी घाटी में तेज प्रभाव से लगभग 1 दर्जन होटल, कई दुकानें, सड़कें और पुल बह गए। जहां कभी एक पूरा बड़ा कस्बा था उस पूरी जगह को मैदान बनाकर रख दिया। कई लोग लापता हैं। शासन, प्रशासन, उत्तराखंड एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के साथ ही उत्तराखंड पुलिस स्थानीयों के साथ लगातार राहत बचाव कार्य में लगी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी खोज और बचाव कार्य के लिए ली जा रही है ताकि जो सांसें बचाई जा सके उसमें देरी ना हो जाए। भले ये घटना एक प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम और हमारी नीतियां ही हैं। हिमालय हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहाँ अनगिनत झीलें हैं जो मौसम में आने वाले परिवर्तन से लगातार टूट रही हैं। इसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज तक इन जानकारियों से हमने कोई सीख ली हो ये नजर नहीं आता। इसको केवल एक प्राकृतिक आपदा मानकर हमेशा ही अनदेखा कर दिया जाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिघले हुए पानी से झीलें बनती हैं जो जब टूटती हैं तो अचानक भारी जल प्रवाह नीचे के क्षेत्रों में आता है। धराली जैसे गांव जो नदियों के किनारे या संकरी घाटियों में बसे हैं, ऐसे जल प्रवाह के सीधे चपेट में आते हैं। अब सवाल उठता है कि इस आपदा के कारण क्या रहे। प्रारंभिक रूप से इसे मूसलाधार बारिश से हुआ क्लाउड बस्ट माना गया। मौसम विभाग यानी आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जो क्लाउड बस्ट की श्रेणी में आती है। लेकिन जब वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि धराली क्षेत्र में बारिश केवल 6 से 27 मिलीमीटर के बीच थी। यह आंकड़ा क्लाउड बस्ट की परिभाषा से काफी नीचे है, यानी यह घटना केवल वर्षा का परिणाम नहीं थी। इसने विशेषज्ञों का ध्यान ग्लेशियर कोलैप्स या ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड की ओर इंगित किया है, जो आज हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अधिक संभावित माना जा रहा है। दरअसल हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झीलें बनती हैं जिन्हें प्रो ग्लेशियर लेक कहते हैं। जब इन झीलों पर बना अस्थायी बांध टूटता है तो नीचे की ओर भारी मात्रा में पानी और मलबा बहता है।
धराली हादसे को लेकर भी कुछ विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह एकमत होने और स्पष्टता के लिए गहराई में जाकर असली कारणों की पड़ताल होना अभी बाकी है। सवाल यही है, आखिर जनता और सरकारें इस विषय को गंभीरता से लेती हैं या नहीं, या फिर इसे एक आपदा कहकर भुला दिया जाता है। आखिर कैसे हम इन आपदाओं को खुद को तबाह करने का न्योता देते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद हिमालयन रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर डी चौनियाल ने अपने विश्लेषण में कहा कि वास्तव में धराली में जो हुआ वो बीते वर्षों में मानवीय हस्तक्षेप का ही नतीजा है। सही भी है। खीर गंगा धराली गांव के निकट भगीरथी नदी में मिलती है। वर्षों से ये नए नए फ्लड जोन बनाती आ रही थी। इस बीच एक फ्लड जोन पूर्व में धराली में बना। स्थानीय लोग इस पर खेती करने लगे, जो हकीकत में खीर गंगा का ही रास्ता है। उनका कहना है कि बीते कई वर्षों में फ्लड जोन में निर्माण कार्य होने लगे। इस फ्लड जोन में होटल, दुकानें, बाजार, बस्तियां बसा दी गईं। नदी के प्राकृतिक मार्ग को रोककर उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया और अतिक्रमण के चलते खीर गंगा अपने वास्तविक पथ को छोड़कर दूसरी तरफ से जाकर भगीरथी में मिलने लगी। ये रास्ता नदी के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं था। प्रोफेसर चौनियाल ने उपग्रह के चित्रों में खीर गंगा के उद्गम स्थल वाले ग्लेशियरों को भी दिखाया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे ताल बने हुए हैं, जो एक के एक तीव्र ढाल के ऊपर हैं। यहाँ पानी इकट्ठा हुआ तो सभी ताल भरने लगेंगे। एक ताल टूटा तो उसने अगले ताल को भर दिया। पानी का दबाव तालों से सहा नहीं गया तो ये बोल्डर व अन्य मलबा लेकर आगे बढ़ा और नीचे नई बसी धराली को तबाह करके रख दिया। वैसे कुछ गलत भी नहीं कहा प्रोफेसर चौनियाल ने, क्योंकि अतिक्रमण के चलते ही खीर गंगा अपना वास्तविक रास्ता छोड़कर उल्टी यानी उत्तर की दिशा में बहने को मजबूर हो गई। अब नदी की अपनी सीमा और अपनी चाल है, जिसे कभी ना कभी अपने वास्तविक पथ पर आना ही था, और वही हुआ भी। नदी का पानी तीव्र ढलान से होते हुए लाखों टन बोल्डर के साथ नीचे उतरा और अपना वास्तविक रास्ता पकड़ लिया और विकास के पर्यटन के नाम पर प्रॉपर्टी माफिया निर्मित नई बसी धराली को तहस नहस करके रख दिया। क्योंकि पुराना धराली गांव तो आज भी सुरक्षित है, जो भगीरथी के पूर्व में एक छोटी पहाड़ी पर बसा है और गंगा के फ्लड जोन के बाहरी क्षेत्र में है। यहाँ नदी पहाड़ की तलहटी से होकर जाती थी, जो पहाड़ी की तलहटी से होकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। नया धराली इसी दक्षिण दिशा में बने फ्लड जोन में बसा दिया गया है। साल 1978 में खीर गंगा का यही रास्ता था। खीर उसी में किए गए निर्माण रहते हुए भगीरथी से जा मिली। इसका मतलब यही है कि नदी इंसानों के इलाके में नहीं आई, बल्कि इंसान नदी के रास्ते में आ गए। जहां कभी नदी बहती थी वहां आज बड़े बड़े होटल, बाजार बना दिए गए थे। उत्तरकाशी हमेशा से संवेदनशील जोन में रहा है। इसके बावजूद मनमाने ढंग से निर्माण की निगरानी भी नहीं हुई। उत्तरकाशी में जब 1991 में भूकंप आया था, उसके बाद मास्टर प्लान से निर्माण करने और भूकंप रोधी मकान बनाए जाने पर लंबी बहस हुई, लेकिन जमीन पर कुछ हुआ नहीं। 2013 और फिर 2023 में भी बादल फटने की घटनाएं हुई, जिसने सतर्क होने और नदियों से दूरी बनाने का इशारा किया। नदियों से दूरी रखने के फैसले पर सरकारों और न्यायालयों ने भूमिका निभाई, पर नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटा नहीं। नदी की राह में और जलागम क्षेत्र में मानकों के विपरीत निर्माण आज भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। बात सिर्फ उत्तरकाशी के इस स्थान की नहीं, जहां नदी का नजारा दिखाने के लिए बहुमंजिला इमारतें खड़ी की गई थी, बल्कि अनदेखी पूरे पहाड़ में देखने को मिल रही है। यही हाल उन शहरों का है जो नदी के तट पर बसे हैं। हाईकोर्ट के उस आदेश की भी अनदेखी हो रही है, जिसमें नदियों के किनारे से 200 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक है। अब जरा सोचिए कि नदी के रास्ते में अगर होटल, रिजॉर्ट्स, बाजार, घर, दुकान बने होंगे तो यकीनन किसी न किसी से जमीन खरीद कर ही बने होंगे। जबकि सर्वविदित है कि नदी, नाले, खाले ये सब सरकारी भूमि या सरकारी संपत्ति माने जाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के जमाने से ही ये प्रॉपर्टी बाजार सज गया होगा, और उत्तराखंड बनने के बाद विकास के नाम पर सरकार को चूना लगाकर भोले भाले इंसानों को कुछ नोट कमाने की जुगत में मौत का सामान बेच दिया गया होगा, जिसमें प्रशासनिक स्तर की मदद के बिना यह संभव हुआ नहीं होगा। तो साफ है कि प्रॉपर्टी माफिया के साथ ही कुछ सफेद फौज भी इस आपदा के और इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर कैसे फ्लड जोन के ऊपर होटल, बाजार और भवन बने? क्या प्रशासन ने इनको मंजूरी दी? क्या पर्यावरणीय आकलन किया गया? अगर ये सभी प्रक्रियाएं हुई होती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था, क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर इससे बचा नहीं जा सकता। हमारा सिस्टम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है।
नदी के किनारे कोई कब्जा करके तो घर बनाता नहीं, बल्कि बिल्डर, नेता, प्रॉपर्टी डीलर या वहीं आसपास के कुछ दबंग लोग पैसा खिलाकर जमीन को एक नंबर बनाकर उस पर प्लॉटिंग करके जमीन को आम आदमी को बेचते हैं। कई मजबूरियों में जीने वाला आम आदमी भी इनकी गिरफ्त में आकर यहां रहने लगता है। दोषी तो असली वो डिपार्टमेंट है जो इस तरह के निर्माण की परमिशन देते हैं। मोटा पैसा कमाने वाले कुछ तथाकथित नेता और प्रॉपर्टी माफिया जो इंसान की जान की कीमत से ज्यादा अपने मुनाफे के लिए जीते हैं, असली गुनाहगार तो वही हैं। भले देर से ही सही, मगर अब वक्त है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ढूंढ ढूंढ कर ऐसे सफेदपोश माफिया को उनका सही अंजाम दिखाना होगा और सख्त कार्रवाई करनी होगी। फिर भले ही उसमें उनके खुद के नेता भी शामिल क्यों ना हो, तभी नजीर बन पाएगी। याद कीजिए 2010 में कुमाऊं के कपकोट की आपदा, 2013 में केदारनाथ त्रासदी, 2021 में ऋषि गंगा आपदा और अब 2025 में धराली की तबाही और पौड़ी के थैलीसैंड की बर्बादी। ये सब हिमालय की नाजुकता और मानवीय गलतियों की श्रृंखला से है। विकास के नाम पर विनाश को खुद ही आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं। पहाड़ों को बेतरतीब काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारी मशीनरी से पर्वतों की सतह कमजोर हो रही है। उत्तरकाशी, हर्षिल, यमुना घाटी, केदारनाथ और बद्रीनाथ और न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्रों में नदी के किनारे व्यू पॉइंट और रिवर फेसिंग होटल्स के नाम पर मौत का बाजार सजाया जा रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को भी नहीं। ये क्षेत्र भूसंवेदनशील है। विशेषज्ञ बार बार चेता रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। एक तरफ चारधाम यात्रा के नाम पर क्षमता से अधिक यात्री और दूसरी तरफ बेतरतीब बिना प्लानिंग के पर्यटन उद्योग पूरे हिमालय को मानो बच्चों का खेल बनाकर रख दिया है। नीति नियंताओं ने अतीत से कोई सीख नहीं ली। सरकारें आती हैं, जाती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन क्रियान्वयन में लापरवाही स्थायी है। नीति नियंताओं की जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति क्या रही, ये सवाल भी अक्सर खड़े होते हैं। एक नई टिहरी को छोड़ दें तो क्या आज तक मास्टर प्लान के तहत कोई शहर, कस्बा, नगर विकसित हुआ? जवाब है नहीं। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का मास्टर प्लान लास्ट कब अपडेट हुआ? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान कभी कोई सरकार बना ही नहीं पाई, और अगर बना है तो वो कम से कम पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। सच तो यही लगता है कि इको सेंसिटिव जोन को संरक्षित करने की बजाय हम बस पर्यटन को बढ़ावा देने की आड़ में पर्यावरण की बलि दे रहे हैं। ये सवाल केवल राज्य सरकार से नहीं, केंद्र से भी पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश के लिए क्यों आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। हाल के कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण हुआ। पहाड़ के आकार को समतल कर और पेड़ों को अंधाधुंध कटान कर सीमेंट और सरियों का भार उन पर लादा गया। विकास के नाम पर नदियों और वादियों का नजारा दिखाने वाले तमाम होटल रिजॉर्ट्स की चमक दमक में पहाड़ की पीड़ा भी जरा कम ही सुनाई देती है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य भी है, जब जब संभल कर उठकर प्रगति पथ पर दौड़ना चाहता है, आपदा का दंश उसे पीछे धकेल देता है। मानवीय गलतियों के कारण नदियों का प्रवाह विकराल रूप ले रहा है। इन सबको जकड़ कर रखने वाले पेड़ों की घटती संख्या जिम्मेदारों को एक बार फिर और बड़े विध्वंस की खुली चेतावनी दे रही है। धराली की त्रासदी हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति की सीमाओं को लांघने की हमारी जिद हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। नदी को दोष देना आसान है, लेकिन असल में हम ही नदी के रास्ते में आकर बसे हैं। अब वक्त आ गया है कि नीति नियंता, वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता मिलकर सरकार के साथ आगे आएं और उत्तराखंड जैसे राज्यों को आपदा से बचाएं। पहाड़ों की धारणा शक्ति को परखें और उसके अनुसार नव निर्माण करें, वरना अगली बार ये त्रासदी किसी और गांव की कहानी नहीं, हमारे अपने जीवन की कहानी भी बन सकती है, क्योंकि हम प्रकृति के मेहमान हैं, मालिक नहीं। उसे बदलने नहीं, समझने की जरूरत है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत है। वैसे एक पहलू और है जो देखने को मिला। जहां एक तरफ प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का चेहरा दिखाई नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ इस आपदा की घड़ी में दोषारोपण का खेल करने की बजाय दो राजनीतिक धुर विरोधी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल एक साथ मिलकर राजनीति का खेल न खेल पीड़ितों के लिए खड़े रहे, जिससे उनके संवेदनशील होने का आभास हुआ। संवेदनशीलता से एक बात और है जो सामने आती है। उत्तराखंड प्रदेश के 25 साल के इतिहास में 4 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने संवेदनशील होने का परिचय दिया राजनीति से परे हटकर, जिसमें पहले हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कुमाऊं के कपकोट जा पहुंचे तमाम रास्ते बंद होने के बाद भी। ना हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह थी और ना पैदल चलने के रास्ते, लेकिन निशंक नदी नालों को पार कर मौके पर पहुंचे और राहत के काम में जुट गए। ये यकीनन उन्हें अलग बनाता है, क्योंकि बहाने उनके पास भी न जाने कितने हजार थे, पर वो पहुंचे और पीड़ितों से मिले।
दूसरे मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे, जिन्होंने 2013 की विकराल आपदा के बाद कमर कस ली। बूढ़े बदन की परवाह न कर एक साल में केदारनाथ को पुनर्निर्माण की तरफ ले जाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का श्रेय भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाते हो, मगर उस श्रेय के असली हकदार हरीश रावत ही थे। जब तमाम विशेषज्ञों ने यह दावा कर दिया था कि केदारनाथ को उभरने में सालों लग जाएंगे, तब हरीश रावत ही वो शख्स थे जिन्होंने एक साल में मंदिर को पुराने स्वरूप में लौटाने का काम किया। यकीनन उसमें उनके उस समय के कैबिनेट के सहयोगी हरक सिंह रावत भी कंधे से कंधा मिलाकर बराबर उनके साथ लगे रहे। केदारनाथ आपदा में उनका सहयोग भी पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होने की गवाही देता है। तीसरे मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो चमोली की रेणी आपदा के गवाह बने। पहाड़ों की चोटी पर एक बड़ा धमाका हुआ और एक बादल फटा। ग्लेशियर के टुकड़े एक झील में गिरे और विशालकाय झील की दीवार ढह गई। लाखों टन गैलन पानी एक भारी भरकम डैम के चीथड़े उड़ाता हुआ नीचे आया और न जाने कितनों को मौत के मुंह में समाता हुआ, विनाश करता हुआ निकल गया, जिसका असर कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक दिखाई दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सूचना मिलते ही सब कुछ छोड़ मौके पर पहुंच गए और खुद कमान संभाल ली। हफ्तों तक एक टनल के अंदर कई लोग फंसे रहे। दुर्भाग्य से भारी मशीनरी सड़कों की अलाइनमेंट की वजह से समय पर पहुंच नहीं पाई, लेकिन लगातार वहां पहुंचकर पीड़ितों को राहत देने की जुगत में लगे रहे। ये उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। और अब जब उत्तरकाशी के धराली की विनाशकारी आपदा ने पहाड़ के सीने पर एक और जख्म दे दिया है, तो उन जख्मों पर मरहम लगाने अगले ही दिन सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी धराली जा पहुंचे और खुद मॉनिटरिंग की कमान संभाल ली। 18 साल के अपने टीवी करियर के दौरान कभी न कभी मैंने इन सभी मुख्यमंत्रियों की जन मुद्दों पर आधारित कई बार आलोचना की है और आगे भी अगर कोई कमी देखूंगा तो जरूर अपनी आवाज के जरिए सच सामने लाऊंगा। मगर आज इस आपदा के दौरान ये सच लाना भी जरूरी है। एक चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष का भी देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष की भूमिका इस विकट परिस्थितियों में कैसी होनी चाहिए, इसको आप कुछ तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक तस्वीर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की है। एक तस्वीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की है। धामी जहां पीड़ितों के हालचाल पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष टूटे हुए और खतरनाक रास्ते पार कर आपदा प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। करण माहरा का यूं रास्ते ना होने के बावजूद भी तुरंत निकल जाना और रस्सियों के सहारे जान जोखिम में डालकर पीड़ितों तक पहुंचकर उनके आंसू पोंछना उन्हें एक अच्छा इंसान तो बनाता ही है। एक और तस्वीर देखिए। धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और गणेश गोदियाल एक साथ आपदा प्रभावितों की व्यथा सुन रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल तो इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की अंतिम यात्रा में भी शामिल होकर उनके दुख के साथी बन रहे हैं। गणेश गोदियाल ने प्रभावितों से जो बात कही वो आज हर उत्तराखंड के राजनेता को जरूर सुननी चाहिए, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो भले धन सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़े हों, लेकिन जीतने के बाद वो मेरे भी विधायक हैं और इस आपदा के समय एक स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते धन सिंह रावत पर सबको भरोसा रखना चाहिए। गणेश गोदियाल की ये बात हर राजनेता के लिए एक नजीर है। ये तस्वीरें असल में एक स्वच्छ और अच्छे लोकतंत्र की गवाही दे रही हैं, जो बताता है कि आपदा की घड़ी में सभी मतभेद भुलाकर पक्ष विपक्ष प्रभावितों के साथ खड़ा है। भले तुरंत तो यहाँ पहुंचकर प्रभावित लोगों को कोई फौरी राहत न मिल सके, लेकिन इससे उन लोगों की हिम्मत जरूर बढ़ती है और अपने नेताओं के प्रति विश्वास भी बना रहता है। जनता को महसूस होता है कि विपदा की इस घड़ी में उनके नेता भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर और भी है जो सोचने को मजबूर करती है, हैरान करती है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे आकर एक्शन लेने की जरूरत है। जिस समय प्रदेश में मौत तांडव मचा रही हो, खुद प्रदेश के मुखिया मोर्चा संभाले बैठे हैं, पीड़ितों के दुख में साथ खड़े होकर उनके आंसू पोंछने में लगे हैं, ऐसे में उनके ही कुछ नेता विधायक जश्न मनाने में व्यस्त हैं। प्रदेश में आई इस आपदा के बाद जहां सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सकते में आ गए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की कैंट विधायक सरिता कपूर रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रही थीं। लोगों को पता ना लग जाए उसके लिए बाकायदा इस कार्यक्रम की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में ना डालने की अपील कर डाली। सविता कपूर से एक कदम आगे निकलकर भाजपा के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी रक्षाबंधन का एक भव्य कार्यक्रम कर डाला। महिलाओं को तोहफे दिए। एक और मंत्री रहे गणेश जोशी, उन्होंने भी अपने विधानसभा में ऐसा ही कार्यक्रम किया और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, मानो उन नेताओं को कोई फर्क पड़ता ही ना हो। मौत बांटती इस घड़ी में भाजपा नेताओं विधायकों को पीड़ितों तक पहुंचना चाहिए था। वो मस्त थे रंगारंग कार्यक्रमों में। हालांकि ये इन सभी के अपने निजी कार्यक्रम थे, लेकिन नेता जनता का प्रतिनिधि पहले होता है।
निजी जीवन उसका बाद में होता है। अब चूंकि हम संवेदना को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि कुछ नेताओं की संवेदनशीलता थोड़ा मध्यम हो चली है। तस्वीरें तो ये ही बयां कर रही हैं। जितना गिफ्ट इन कार्यक्रम में बांटा गया, क्या उतनी धनराशि से ये नेता आपदाग्रस्त इलाकों में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते थे? क्या ये कार्यक्रम इतने जरूरी थे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से वो चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे, इसलिए वहां की महिलाओं को गिफ्ट देकर माननीय अपनी दरियादिली दिखा रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों से तो उनको वोट मिलने नहीं है, इसलिए उनकी चिंता ये नेता भला क्यों करेंगे? अब जब इतना देख लिया है तो लगे हाथ एक ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर का सीधा संबंध पौड़ी गढ़वाल में आई आपदा से है, जो धराली के साथ ही मौत बनकर वहां के लोगों पर टूटी है। उत्तराखंड के थलीसैंण ब्लॉक में भी इन दिनों गांव-गांव में घर रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, पुल बह चुके हैं, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, 5 लोग मलबे में लापता हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाती है? यही कि हमारे जनप्रतिनिधि, जिनके लिए हमने वोट दिया, जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी, वो हमारे साथ खड़े हों। लेकिन जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थलीसैंण के कई नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनके परिजन और एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेपाल के काठमांडू के एक होटल में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। मतलब जब आपके गांव के बच्चे बारिश में ठिठुर रहे थे, तब आपके प्रतिनिधि विदेशी जश्न में मग्न थे। ये वही प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले वोट मांगते हुए कह रहे थे कि चुनाव नतीजा कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो कहां खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए। खैर छोड़िए, ये नेता भले जश्न में मशगूल हों, लेकिन हमारी बचाव टीमें दिन रात काम कर रही हैं, जिसमें सबसे आगे रहती है उत्तराखंड की एसडीआरएफ। हालांकि उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं जिसके वो हकदार हैं। जैसे सरहद पर सबसे आगे होते हैं बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान, बिल्कुल सीना ताने खड़े रहते हैं। दुश्मन की सबसे पहली गोली भी उन्हीं का सीना सबसे पहले छलनी करती है। फिर बाद में भले भारतीय सेना मोर्चा संभाल दुश्मन को खदेड़ देती है। ठीक वैसे ही उत्तराखंड में जब धरती हिलती है, पहाड़ टूटते हैं, नदियां रौद्र रूप अख्तियार करती हैं, तो सबसे पहला सीना एसडीआरएफ का होता है। ना टीआरपी के लिए, ना किसी तमगे के लिए, बस मानवता की पुकार पर सीधा उतरते हैं, मौत के मुंह में पहुंचते हैं पहले, खोदते हैं मलबा, निकालते हैं जिंदा लोग और कभी कभी उठाते हैं वो शव जिनका कोई बचा नहीं होता। फिर आते हैं कैमरे, फिर आते हैं बड़े नाम और फिर ढकेल दिया जाता है एसडीआरएफ को बिल्कुल पीछे। इस आपदा में भी एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया और एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। आईजी एसडीआरएफ राहत बचाव के लिए मौके पर मौजूद हैं और पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज जरूरी इंतजाम में लगे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग कुछ काम कम कर रहे हैं, लेकिन तमाम जरूरी संसाधनों में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना से कमतर होने के बाद भी एसडीआरएफ किसी से कम नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना है कि आपदा का आना भले प्राकृतिक हो, मगर उसमें अपनी जान गंवाने वाले लोगों की मौत के जिम्मेदार वो प्रॉपर्टी माफिया और सफेद पोश लोग हैं, जिन्हें कभी ना कभी किसी ना किसी का संरक्षण मिलता रहा है और वो इतनी मौतों की जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं। एक नहीं कई उदाहरण हैं जब वोट बैंक की खातिर नदी के किनारे पर बसावट को हरी झंडी मिल जाती है, मगर ये सब करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि भले आप अपने घर के दरवाजे पर चौकीदार रखते होंगे, मगर प्रकृति किसी चौकीदार की मोहताज नहीं होती। जब जब उस पर कब्जा करने की कोशिश हुई, उसने आपदा के रूप में ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर मारा है कि बरसों बरस याद रह जाता है। अगर अब भी नहीं चेते तो अगली तबाही किसी और थराली में नहीं, हमारे आपके दरवाजे पर होगी।